नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात रायपुर से बड़ी खबर की। बीजेपी पर सीएम भूपेश बघेल ने बोला हमला। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। 71 आदिवासियों की 4 दिन पहले मौत का सफेद झूठ बोला। सीएम ने कहा, क्या भाजपा के लोग कोई षड्यंत्र कर रहे हैं? क्या दिमाग में कोई प्लानिंग है? भूपेश बघेल ने ये बयान दिया और बीजेपी पर हमला बोला। ये तो सुनने में नहीं आया। ऐसा तो नहीं कि वो षड्यंत्र कर रहे हैं। दिमाग में हो कि होने वाला है उसके पहले बोल दें तो हो सकता है उसके दिमाग में इस प्रकार की बातें हों, और फिर षड्यंत्र करने में तो उनका कोई मुकाबला है ही नहीं। और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की अभी कोई घटनाएं हुई नहीं। इनके शासनकाल में जरूर सब ग्रामीण, राजनीतिक, जवान सबकी मौतें हुई है। तो ये सफेद झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं। छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगना चाहिए, आदिवासियों से माफी मांगना चाहिए। इस प्रकार से कोई घटना घटी नहीं है जिसका वो उल्लेख वो कर रहे थे। और नड्डा जी किसको माफी मांगनी, इतना बड़े झूठ कैसे बोले? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा पर झूठ बोलने के आरोप लगाने वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। रायपुर सांसद सुनील सोनी ने कहा कि बस्तर में लोग मारे जा रहे हैं, कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है और इसी को लेकर जेपी नड्डा ने व्यंग किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी षड्यंत्र नहीं करती। अरे मुख्यमंत्री जी, पहले छत्तीसगढ़ को समझिए। ये ट्वीट की राजनीति बंद करिए। ये लगातार जो है धर्मांतरण के नाम पे जो हत्याएं हो रही है, हमारे अपने लोग, बहुत सारे लोग उसके अंदर में मारे गए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? और पूरे छत्तीसगढ़ की फिजा को बदल दिया, बस्तर की फिजा को बदल दिया। वहां पर जो है जिस प्रकार की हत्याएं हो रही है लगातार, और उसके जिम्मेदार कौन है? उसको कहां पे हुआ, क्या हुआ, प्रश्न कर रहे हो आप खुद जाकर देखिए। बस्तर के अंदर में जाइए, कांकेर के अंदर में आप कितनी हत्याएं हुई है और किन लोगों की हत्या हुई है। वो आपके विरोधी दल के लोग हैं, उसको अगर मार दिया तो थाने में रिपोर्ट तक के नहीं लिखते। तो ये जो कानून व्यवस्था जो चरमराई है, उसके ऊपर में एक व्यंग था, और इस व्यंग से इतना तिलमिला गए हैं, उनको खुद को अपनी जमीन खसकती नजर आ रही है कि मेरी कानून व्यवस्था में पकड़ नहीं है, और उसको वो स्वीकार कर रहे हैं। ये जो तिलमिलाहट जो है उनको स्वीकारोक्ति दे रही है। ये भाजपा को षड्यंत्र करने वाली पार्टी बता रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी ने देश को हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास किया। भारत माता की जय बोल के हम अपनी बात को चालू करते हैं, और इस प्रकार के जो कृत्य करने वाले जो लोग हैं, वो इस चुनावी समर के अंदर में एक भ्रम फैलाने का सफल प्रयास कर रहे हैं। हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हम लोग ये इस प्रकार के षड्यंत्र पूर्वक राजनीति हमने 15 साल में कभी नहीं की थी, जिस प्रकार की अभी राजनीति चल रही है। और चलिए सीधे रुक करेंगे। रायपुर से संवाददाता देवव्रत भगत लाइव जुड़ गए हैं। देवव्रत, देखा जा रहा है कि आदिवासियों की मौत का मुद्दा गरमा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, उस पर सीएम भूपेश बघेल का हमला, और अब देखा जा रहा है कि बयानबाजी जोरों पर है। जी रीनू, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने 71 आदिवासियों की हत्या या मौत की बात एक तरह से कही थी बस्तर इलाके में। लेकिन यहां पर जो देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर के प्रदेश में इस वक्त सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से लगातार बयानबाजियां सामने आ रही है, और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके एक तरह से बीजेपी पर निशाना साधा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो इस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है, ये बेबुनियाद है, झूठी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बीजेपी को षड्यंत्रकारी पार्टी भी बताया। तो दूसरी तरफ से बीजेपी के सांसद सुनील सोनी का भी बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान को सही ठहराते हुए कह रहे हैं कि धर्मांतरण के नाम पर एक तरह से प्रदेश भर में ये देखा जा रहा है कि आदिवासियों की मौत हो रही है, और उसका जिम्मेदार कौन है। तो कुल मिलाकर के आदिवासियों की मौत का जो मसला है अब सियासी रंग ले चुका है कि क्या वाकई में आदिवासियों की मौत हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है कि भाई मौत हो जाती है, लेकिन थाने में रिपोर्ट
दर्ज नहीं की जाती है। लेकिन अगर मौत के ऐसे कोई पुख्ता कोई प्रमाण है तो उसे भी बीजेपी को पेश यहां पर करना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि अब पूरा जो ये मसला है आदिवासियों की मौत का, ये सियासी हो चला है। मुख्यमंत्री का बयान सामने आया, सांसद का बयान सामने आया और इसके बाद आने वाले दिनों में कई और बयानबाजियां भी सामने आएंगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सियासत में आदिवासियों का अहम रोल है। बड़ा एक वोट बैंक माना जाता है पूरे प्रदेश भर में, और ऐसी स्थिति में हर कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि किसी भी तरह की बयानबाजी को लेकर के हर कोई पार्टी चाहेगी कि फायदा उठाया जाए। लेकिन अभी जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है कि सार्वजनिक मंच से जेपी नड्डा ने यह पूरा बयान दिया था और ऐसी स्थिति में सीधे निशाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनको लिया है। अब देखने वाली ये बात होगी कि इस पर कितने समय तक के राजनीति चलती है और किस तरह के बयान सामने आते हैं। बिल्कुल देवव्रत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लगातार बने रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो रायपुर में आरएसएस की समन्वय बैठक का आज दूसरा दिन है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में बैठकों का दौर जारी है। शनिवार को पहले दिन की बैठक में संघ प्रमुख ने अनुषांगिक संगठनों के कामकाज का ब्यौरा लिया और इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर भी सामूहिक चर्चा हुई। संघ के संगठन के विस्तार पर भी चर्चा हुई। शनिवार को पहले दिन की बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष समेत 250 पदाधिकारी शामिल हुए। आज भी संघ की बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। संघ की बैठक में हर दिन 12 संगठनों से चर्चा हो रही है। मानस भवन के ठीक सामने इस वक्त मैं खड़ा हूं और आप देखिए कि यहां पर इस वक्त इस मानस भवन के दरवाजे बंद हैं, क्योंकि संघ की बैठकें चल रही है। आज बैठक का दूसरा दिन है। अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक यहां पर चल रही है। देश भर से संघ के पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां मौजूद हैं और संघ के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो इस पूरी बैठक को ले रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि जो भी समन्वय समिति है, जितने भी संगठन हैं, 12-12 संगठनों की हर एक दिन बैठक हो रही है। राष्ट्र निर्माण को लेकर के चर्चा चल रही है, पर्यावरण के मुद्दे हैं, इसके अलावा आर्थिक मसले हैं जो इस बैठक में रखे जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये बैठक इसलिए भी है क्योंकि आने वाले समय में 5 राज्यों के चुनाव हैं और उसके बाद 2024 के भी चुनाव हैं और साथ ही साथ चुनाव के साथ ही संघ का शताब्दी वर्ष भी आने वाला है। ऐसे में पूरी जो रणनीति है आने वाले सालों की यहाँ पर तैयार की जा रही है और एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि इन्हीं रणनीतियों पर आगे संघ काम करेगा। संघ का विस्तार को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा चल रही है। और एक खास बात आप इसमें देखेंगे कि पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है। संघ के जो स्वयंसेवक हैं वही यहाँ पर लगे हुए हैं सुरक्षा में। और एक बात ये कि सारी जो बैठकें हैं वो गोपनीय रखी गई हैं। बैठक से कोई भी बात छनकर भी बाहर नहीं जा रही है। इसके अलावा जो तमाम पदाधिकारी पहुंचे हैं उनको तो सख्त निर्देश दिए ही गए हैं, लेकिन साथ ही साथ जो स्वयंसेवक जो व्यवस्था में लगे हैं उनको भी ये सख्त हिदायत दी गई है कि भीतर में चल रही चर्चा चार दीवारी से बाहर ना निकल पाए। और एक तरह से गोपनीय बैठकों का दौर जारी है। 3 दिन तक के पूरी चर्चा चलेगी और आज दूसरे दिन भी कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। और चलिए एक बार फिर से सीधे रुक करेंगे देवव्रत का। देवव्रत, कई सारे पॉइंट्स नोट होते हुए नजर आ रहे हैं, कई सारे फैक्ट्स हैं, हालांकि कोई जानकारी तो बाहर नहीं निकल पा रही है। बमुश्किल कुछ जानकारी मिल पा रही है कि कुछ संगठनों के साथ लगातार बैठक हो रही है और आगे भी बैठक होने की बात कही गई है। कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल भी पॉलिटिकली बैठकें नहीं हैं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होते हैं तो इसे पॉलिटिकल ही कहा जाएगा, अलग नहीं कहा जाएगा। और दूसरी बात यह है, इतने पूरे हलचल के साथ जेपी नड्डा आए, दौरे पर रहे, सारी जानकारी है। बैठक को लेकर जानकारी, आरएसएस के साथ बैठक लगातार हो रही है, कोई नहीं दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जैनम जो मानस भवन है वो इस वक्त एक तरह से छावनी में तब्दील है और छावनी भी ऐसी कि बंद दरवाजे के भीतर सारी बैठकें चल रही है। मीडिया को इस पूरी बैठक से दूर रखा गया है। इसके अलावा जो वहां पर कार्यकर्ता हैं, संघ के जो स्वयंसेवक हैं, इसके अलावा जो पदाधिकारी पहुंचे हैं उन्हें भी सख्त हिदायत दी गई है। एक तरह से मोबाइल से भी दूरी बनाई गई है। जब तक बैठकें चल रही है तब तक जितने भी पदाधिकारी बैठे हैं उनको मोबाइल इस्तेमाल करने की मनाही है। इसके अलावा जो बैठक में चर्चाएं की जा रही है उसके एजेंडे बताया ये जा रहा है कि पहले से तैयार करके संघ द्वारा रखे गए थे, लेकिन पदाधिकारियों के यहाँ पहुंचने के बाद वो सभी एजेंडे बताए गए और उस पर फिर चर्चा चल रही है। साथ ही साथ अब ये देखना होगा कि इसका पॉलिटिकल इफेक्ट छत्तीसगढ़ में किस तरह का दिखाई देता है, क्योंकि अगले साल चुनाव है
और पूरी जोर आजमाइश इस वक्त बीजेपी की चल रही है। खास बात ये कि चेहरे बदले गए हैं और चेहरे भी ऐसे जो कि संघ से जुड़े हुए हैं या संघ के करीबी माने जाते हैं। और इसी समय में संघ की ये बड़ी बैठक होना, जिसमें खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत यहां पर पहुंचते हैं, तो मसला जो है वो राजनीतिक हो ही जाता है। और बात ये भी कि प्रदेश की बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब इस बैठक में शामिल हो रहे हों, तब किसी भी तरह से किसी पॉलिटिकल चर्चा से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि संघ की तरफ से बार बार ये दलील दी जाती है कि राष्ट्र के मुद्दों को लेकर के या अन्य मुद्दों को लेकर के चर्चा चल रही है, ये किसी भी तरह की राजनीतिक चर्चा नहीं है। लेकिन ये बात भली भांति सभी जानते हैं कि एक बैकअप, एक पुशअप जो होता है, बैकअप होता है, बैकबोन एक तरह से बीजेपी का संघ कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में आने वाले चुनाव की जो रणनीति है, आने वाले चुनाव का खाका है, ये इस पूरी बैठक में तैयार किया जा रहा है। और यहाँ बैठक में बनाए रोड मैप पर समन्वय बिठाते हुए बीजेपी और आरएसएस इस पर काम करेंगे। तो फिलहाल ये जारी जानकारियां आ रही हैं। हालांकि बैठक गोपनीय है, लेकिन कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही जा रही है कि देखना होगा कि इसमें क्या कुछ निकल करके सामने आता है। लेकिन बड़ी बात यही कि छत्तीसगढ़ में ये बैठक हो रही है और अगला साल चुनावी है, इसलिए सत्ता पक्ष की भी निगाहें इस वक्त इस पूरे बैठक पर टिकी हुई वाकई में। और कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझी जाएगी, इसलिए क्योंकि उसमें ये पता चलेगा कि आखिरकार लगातार हो रही बैठकों का कुल निष्कर्ष निकला क्या है। बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर का जिक्र करेंगे, कांग्रेस के वादों की सच्चाई बताने बीजेपी लोगों के बीच जाएगी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साहब ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने एक भी वादे पूरे नहीं किए। प्रदेश स्तर पर कांग्रेस की सच्चाई लेकर लोगों के बीच बीजेपी जाएगी और पार्टी इसके लिए कार्यक्रम तैयार कर रही है। घोषणा पत्र में जनता से वायदे किए थे, उन वायदों की सच्चाई जनता को बताएंगे। एक भी वादे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने पूरा नहीं किया है और इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कांग्रेस की जो सच्चाई है वो जनता से अवगत कराएंगे। कांग्रेस के वादों को लेकर जनता के बीच बीजेपी के जाने के बयान पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस ने कहा कि ये अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि बीजेपी हमारे घोषणा पत्र को लेकर जनता के बीच जाए। यदि उनके पास हमारा घोषणा पत्र नहीं है, हम उन्हें भेज देंगे। कांग्रेस ने कहा कि 90% वादे 4 साल में सरकार ने पूरे कर दिए हैं। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे घोषणा पत्र को लेकर जनता के बीच में जाए, और यदि उनके पास में हमारा घोषणा पत्र उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि कुछ एक विषयों में हमने देखा कि वो नकली बातें करते हैं, तो हम उनके कार्यालय में कांग्रेस का घोषणा पत्र भेज देंगे। क्योंकि हमने अपने घोषणा पत्र के सारे वायदों को पूरा किया है। 90% वादे 4 साल में हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने पूरा कर दिया। कांग्रेस की सरकार बनने के पहले घंटे से कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र के वादों को पूरा करना शुरू किया था, जो कि मनेन्द्रगढ़, कोरिया और शक्ति जिला बनने तक हम अपने वादों को पूरा करते थे। तो वही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने कानूनी नोटिस जारी होने पर कहा कि कांग्रेस के हर आरोप का जवाब पार्टी देती आई है और हर चुनौतियों का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। बता दें कि कांग्रेस विधि विभाग ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साहब को कानूनी नोटिस भेजकर 3 बिंदुओं पर जवाब मांगा। 15 दिन में जवाब नहीं देने पर मानहानि का दावा कांग्रेस करेगी। पार्टी का जो काम रहा है वो इस प्रकार से रहा है और हम हर प्रकार के आरोपों का जवाब देने और हर चुनौतियों का सामना करने। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर, एटीएम में चोरी का असफल प्रयास। लोहे के सब्बल से एटीएम तोड़ने का प्रयास किया गया। चोरी से पहले सीसीटीवी कैमरे पर लगाए गए टेप। अकलतरा रोड स्थित एटीएम की घटना है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो आप ये देखिए कि चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद न हो, इसके चलते सीसीटीवी कैमरों में टेप लगा दिया गया ताकि उनकी इस करतूत पर कोई नजर न रख पाए। तो वही असफल प्रयास किया गया। पैसे निकालने की कोशिश करते रहे चोर, लेकिन नहीं निकाल पाए। जांजगीर चांपा से खबर, एटीएम में चोरी का सफल प्रयास करते लोहे के सब्बल से एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया गया। चोरी से पहले सीसीटीवी कैमरे में टेप लगा दिए गए। अकलतरा रोड स्थित एटीएम की घटना है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, आप देखिए। एटीएम को तोड़ने की भरपूर कोशिश की गई। पूरी तरीके से एटीएम को उखाड़ दिया गया, दीवार तक तोड़ दी गई और सीसीटीवी कैमरों में टेप चिपका दिया गया ताकि चोरों की करतूत कैमरे में कैद ना हो सके। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर जांजगीर चांपा से।
एटीएम में चोरी का सफल प्रयास करते हुए चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। हालांकि अंदर जो सीसीटीवी कैमरा था उस पर उन्होंने टेप चिपका दिया, लेकिन बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में जरूर ये पकड़ में आ गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, इन चोरों की तलाश में जुट गई है। बड़ी खबर जांजगीर चांपा से। कोतवाली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि चोरों का कोई सुराग नहीं है। फिलहाल चोरों की तलाश की बात कही जा रही है। लोहे के सब्बल से एटीएम तोड़ने का प्रयास किया गया। संवाददाता रोहित शुक्ला जुड़ गए। रोहित, लोहे के सब्बल से एटीएम तोड़ने का प्रयास किया गया, क्या चोर सफल हुए चोरी करने में और क्या इनकी कोई पहचान हो पाई है? देखिए रेनू, जिस एटीएम को इन्होंने निशाना बनाया वो स्टेट बैंक का एटीएम है और ये शहर के बीचों बीच ही स्थित है। और चोरों ने इसे सब्बल से तोड़ने से पहले जो सीसीटीवी थे उसे जो है उन्होंने टेप से बंद कर दिया और टेप से बंद करने के बाद वो फिर लोहे का सब्बल लेकर के तोड़ने का प्रयास किए। हालांकि इसमें वो असफल रहे, पैसे और रकम तो नहीं निकाल पाए हैं, लेकिन इसमें दो चोर है जो नकाब पहने हुए आए हुए थे और चोरी का प्रयास किया है। लगभग ये सुबह की 4 बजे के आसपास की घटना है। रीनू, जिस तरीके से एटीएम में चोरी हुआ, अभी शहर में पुलिस गश्त को लेकर के कई बार लोगों की मांग रही है, लगातार अपराध भी बढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो इस तरीके से बीच शहर के एटीएम को जिस तरीके से चोरों ने निशाना बनाया है, इससे पुलिस की जो गश्त है उस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। और कई ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी जांजगीर शहर के साथ साथ आसपास के क्षेत्र में भी एटीएम में चोरी का असफल प्रयास किया है। लूटपाट लगातार हो रहे हैं, तो रीनू कहीं न कहीं पुलिस को इसमें मुस्तैदी लानी पड़ेगी। अपराधियों के मन में एक भय का जो है माहौल पैदा करना पड़ेगा। जी रीनू, बहुत शुक्रिया आपका रोहित तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर रायपुर से है। पत्नी ने की पति की हत्या, पत्नी के चरित्र पर संदेह को लेकर विवाद हुआ। विवाद में पत्नी ने की पति की हत्या, पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। सेंट जोसेफ कॉलोनी के अमली डीह की पूरी घटना सामने आई है। तो आप ये देखिए कि हमेशा आपने सुना होगा कि चरित्र शंका के चलते पति पत्नी की हत्या करता है, यहाँ पर मामला बिल्कुल उल्टा है। चरित्र शंका के चलते पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। पूरा मामला सामने आया, पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। सेंट जोसेफ कॉलोनी के अमली डीह की ये पूरी घटना सामने आई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। तो पत्नी ने पति की हत्या कर दी। पत्नी की चरित्र पर संदेह को लेकर विवाद हुआ। माफ कीजिएगा, यहां पत्नी के चरित्र को लेकर संदेह था और इसके चलते पति और पत्नी के बीच में विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। संत जोसेफ कॉलोनी के अमली डीह की पूरी घटना सामने आई है। चरित्र शंका आजकल देखा जाता है कि इसके चलते काफी दंपतियों के बीच में विवाद होता है, लोगों की जान पर भी बनाती है, हत्याएं हो जाती हैं। और ऐसे ही कुछ मामला ये भी सामने आया रायपुर से, जब पत्नी के चरित्र पर पति ने शंका किया, विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी ने पति को मार दिया। अब ये पूरा मामला सामने आने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया गया। संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, पत्नी ने पति को मौत के घाट उतार दिया, पूरा घटनाक्रम बताएं। जी देखिए, चरित्र शंका को लेकर के बार बार विवाद होता था और इसी विवाद के चलते जो गुस्साए जो पत्नी है उसने राड से, लोहे के राड से अपने पति पर हमला किया और उसके बाद संघातिक चोट जो सिर पर लगी थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। पूरी जो घटना के बाद अमलीडीह का ये पूरा मामला है, उस पुलिस ने उन्हें जो पत्नी है उसे गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले को विवेचना में लिया है। बार बार इस तरह से प्रताड़ित करने की बात है वो सामने आ रही थी और वो जो आरोपी पत्नी है उसका कहना है कि इस तरह के कोई मामले नहीं थे, लेकिन बेवजह शक किया जाता था जिसकी वजह से ये विवाद की स्थितियां अमूमन रोज निर्मित होती थी। तो इसी से वो आक्रोशित होकर के उसने रात से हमला किया था, जिसके बाद जो उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, पूरे मामले की विवेचना की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड